नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विथ आयुष में स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं लेंस की संयोजन क्षमता। लेंस की संयोजन क्षमता। संयोजन क्षमता का मतलब है उसको जोड़ने पर उसकी क्षमता। संयोजन लेंस की क्षमता हम पढ़े थे पीछे, अब उस क्षमताओं को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने पर हमारा क्या प्राप्त होगा उसके बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं क्या बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि लेंस की संयोजन क्षमता बताया जा रहा है। तो अब हम मान लेते हैं, क्या माना पहले लेंस की फोकस दूरी f1 है। कहने का मतलब है अब हम लेंस की संयोजन करने जाएंगे, लेंसों को जोड़ने जाएंगे। संयोजन का मतलब होता है जोड़ करना। अब जोड़ने जब जाएंगे लेंसों को तो क्या बताएगा, अब एक लेंस रहेगा, एक लेंस और लाएंगे, फिर एक लेंस और लाएंगे, ऐसे कई लेंसों को हमको जोड़ना है। तो हम किस प्रकार से जोड़ सकते हैं यही बताएगा। यही बताया जा रहा है कि लेंस की संयोजन क्षमता करना है, या बोलेंगे जब लेंस को जोड़ेंगे, जोड़ने पर उसकी क्षमता क्या होगी। जैसे एक लेंस ये हो गया, एक लेंस ये हो गया, दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो इसकी क्षमता कितनी होगी, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, है ना। तो पावर ज़्यादा होगा कम, उसके बारे में जानते हैं। चलिए देखेंगे। तो बताया जा रहा है कि मान लेते हैं कि पहले लेंस की फोकस दूरी कितना है, हमारा f1 है, एवं दूसरे लेंस की फोकस दूरी f2 है। क्या किया जा रहा है, दो लेंस लिए, दो से ज़्यादा भी ले सकते हैं, 2, 3, 4, 5 जितना मन में है उतना ले सकते हैं। हम क्या किए, केवल दो लेंस को जोड़ रहे हैं। तो हम क्या किए, माना पहले लेंस की फोकस दूरी f1 है, दूसरे लेंस की फोकस दूरी f2 मान लिए। अब उसको क्या किया जाए, संयुक्त मतलब जोड़ा जाएगा। तो क्या कहें, यदि हम क्या करते हैं, लेंस की क्या किया जा रहा है, यदि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी हम क्या मान लेते हैं, f मान लेते हैं। कहने का मतलब है हम क्या किए, अब जो जोड़ने पर प्राप्त हमारा लेंस होगा, जोड़ने पर जो लेंस प्राप्त होगा उसकी फोकस दूरी हम क्या मान ले रहे हैं, f मान ले रहे हैं। तो हम तीन प्रकार की चीज माने। हम क्या किए, एक पहले लेंस के लिए फोकस दूरी f1 है, दूसरे लेंस की फोकस दूरी f2 है, और हम क्या किए, इन दोनों को जोड़ दिए तो संयुक्त लेंस हो गया। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी हम क्या मान लिए, f मान लिए। यहाँ तक सबको बात समझ आई। चलिए देखते हैं, यहाँ तक सबको बात समझ आई। तो हम जो माने हैं उसको मान लेते हैं। तो ये बताइए क्या बता रहा, क्षमता पूछ रहा, क्षमता। हम पीछे पढ़ के आए, पीछे क्या पढ़ के आए, सूत्र क्षमता P बराबर कितना होता है, 1/f मीटर में होता है। यही नहीं होता है, यही ना पढ़े हम लोग पीछे। हम लोग पीछे क्या पढ़ के हैं, P बराबर जो क्षमता है, क्षमता P बराबर 1/f करके आए हैं, है कि नहीं है। अब हम क्या बोलेंगे, 1/f। अब हम एक लेंस लिए हैं, बोलेंगे पहला लेंस f1 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। पहले लेंस के लिए फोकस दूरी f1 होगा, प्लस दूसरा लेंस कितना बोला, f2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। ये ने बोला भैया पहले लेंस के लिए फोकस दूरी f1 हो गया, दूसरे लेंस के लिए फोकस दूरी f2 हो गया। अब दोनों को क्या किया, संयुक्त किया, जोड़ा गया, तो किसके बराबर हो जाएगा, बोलेंगे 1/f के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/f के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक बात सबको समझ नहीं। क्या बता रहे हैं, पहले लेंस के लिए फोकस दूरी f1 है, दूसरे लेंस के लिए फोकस दूरी f2 है, और हमारा क्या होता है, जो जोड़ने पर, इन दोनों को जोड़ने पर हमारा फोकस लेंस या फोकस दूरी क्या प्राप्त हो रहा है, लेंस की वह f प्राप्त हो रहा है। हो रहा कि नहीं हो रहा। अब हम जानते हैं, पीछे हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ संकेत में अगर लिखना चाहेंगे लिख सकते हैं। P बराबर हम लोग पढ़े कितना, 1/f मीटर में हो जाता है, या P बराबर 1/f हम बोल सकते हैं, बोलेंगे ना। तो यहाँ हम इसको रखेंगे। ये बताइए 1/f हम बोलेंगे P के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा ना भैया। बराबर 1/f1 तो बोलेंगे P1 हो जाएगा, प्लस 1/f2 मतलब कितना, P2 होगा। मतलब ये प्रथम फोकस का हम बोलेंगे, प्रथम फोकस का प्रथम क्षमता है, अब बोलेंगे द्वितीय फोकस का द्वितीय क्षमता हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से संयोजन क्या प्राप्त हुआ, हमारा संयोजन प्राप्त हुआ P बराबर किसके, P1 प्लस P2। अगर हम 3 बोलेंगे तब P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 हो जाएगा। 4 बोलेंगे 4 तो कितना होगा, P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 हो जाएगा, ठीक ना। कहने का मतलब है अब ऐसे जोड़ते चलेंगे जाएंगे। तो हम क्या किया जा रहा है, लेंसों का संयोजन कैसे करेंगे, P बराबर P1 प्लस P2, मतलब कहने का जो संयोजन क्षमता बराबर होगा, जो हमारा क्या होगा, लेंस का संयोजन क्षमता बराबर किसके होगा, बोलेंगे दोनों लेंसों के क्षमताओं के योग के बराबर बोलेंगे। तो यहाँ लिख जा रहा, इसको क्या बताया, लेंस के संयोजन की क्षमता अलग अलग लेंसों की क्षमताओं के योगफल के बराबर होता है। यही ना, यहाँ निष्कर्ष ये निकला, क्या निष्कर्ष निकला,
हम क्या किया है, लेंस के संयोजन की क्षमता, लेंस की संयोजन क्षमता, जोड़ने की क्षमता जो P आया है वह अलग अलग लेंसों के क्षमताओं के योगफल के बराबर है। अलग अलग लेंस हो गया, अलग अलग लेंस होगा, अलग अलग क्षमता होगा, अलग अलग क्षमताओं के योग के बराबर कौन सा होगा, लेंस का संयोजन। तो लेंस का संयोजन क्या हो रहा, अलग अलग लेंसों की क्षमताओं के योगफल के बराबर होता है। यहां तक सबको बात समझ आई। ये हो गया लेंस की संयोजन क्षमता। अब हम बोलेंगे लेंस की संयोजन क्षमता हमारे यहाँ पर समाप्त होता है। हम बोलते हैं कि रेखीय आवर्धन क्या होता है। जैसे हम दर्पण में पढ़े थे, दर्पण का रेखीय आवर्धन, अब हम पढ़ेंगे लेंस का रेखीय आवर्धन होता क्या है। तो लेंस का रेखीय आवर्धन क्या कहते हैं, परिभाषा के साथ समझते हैं, एकदम बहुत सिंपल भाषा में समझेंगे। हम क्या बोलेंगे, रेखीय आवर्धन क्या होगा, प्रतिबिंब की लंबाई बटे में वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, आवर्धन कहेंगे या रेखीय आवर्धन कहेंगे। किसको कहेंगे रेखीय आवर्धन, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। सीधी सीधी परिभाषा बनाएंगे, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। परिभाषा में थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट करके लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, लेंस का रेखीय आवर्धन क्या होता है, तो बोलेंगे लेंस के मुख्य अक्ष पर अभिलंबवत रखे वस्तु की लंबाई तथा प्रतिबिंब के लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्या बताया जा रहा, लेंस के मुख्य अक्ष पर क्या है, अभिलंबवत रखे वस्तु की लंबाई तथा प्रतिबिंब के लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। ये ना बताएं, रेखीय आवर्धन बराबर कितना, प्रतिबिंब की लंबाई बटे में वस्तु की लंबाई के बराबर होता है। अच्छा, प्रतिबिंब की लंबाई हम किससे बताते रहते हैं, हम बोलेंगे हमारा रेखीय आवर्धन स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, और हम प्रतिबिंब की लंबाई से किसके बोलेंगे, I से प्रदर्शित करते हैं, वस्तु की लंबाई से हम क्या करते हैं, O से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से हमारा प्राप्त हो गया क्या, m बराबर प्राप्त हो गया I बटे में O प्राप्त हो गया। यहाँ तक बात सबको समझे। अभी चलते हैं, अब हम अगर बोले कि सर प्रतिबिंब की लंबाई I दिया है, प्रतिबिंब की लंबाई I लिख दिए हैं, वस्तु की लंबाई O लिख दिए हैं, अब हम इसको बताइए, चलिए हमको U और V के रूप में बताइए। तब क्या बताएंगे, तो बोलेंगे प्रतिबिंब की लंबाई हम बोल सकते हैं U के, और वस्तु की लंबाई हम बोल सकते हैं U के। ये हो गया V, प्रतिबिंब की लंबाई हो गया V, और दूसरा हो गया वस्तु की लंबाई किसके, U के। तो यहाँ से इसका भी फार्मूला निकल के आया, क्या निकल के फार्मूला आया, बोलेंगे m बराबर V अपान U। तो यहाँ से हमारा क्या बोल सकते हैं, m बराबर किसके बोल सकते हैं, I बटे O के बोल सकते हैं। I बटे O, m बराबर A भी तो है ना, ये भी तो U बटे V, तो इसके भी बराबर U बटे U, V बटे U भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको बोल सकते हैं m बराबर किसके बटे, I बटे O भी हो सकता है, और V बटे कितना हो सकता है, U भी हो सकता है। यहाँ तक सबको बात समझ में आई कि नहीं। चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, इसके थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, अब रेखीय आवर्धन जो पढ़े हैं, रेखीय आवर्धन धनात्मक कब होता है, ऋणात्मक कब होता है, उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है, उल्टे एवं वास्तविक प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन क्या होता है, ऋणात्मक होता। मतलब कहने का कि जब वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बन जाएगा तो उसका रेखीय आवर्धन कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक होगा। जब वस्तु का प्रतिबिंब सीधा एवं आभासी बन जाएगा तो उसका रेखीय आवर्धन क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। यहाँ तक बात समझे। उल्टा वास्तविक रहेगा क्या बनेगा, ऋणात्मक बन जाएगा, सीधा आभासी रगत क्या बनेगा, धनात्मक हो जाएगा। बात समझ में आ गई। कैसे समझते हैं, देखो जब हमारा प्रतिबिंब में रियल वास्तव में काट देता है तो उसका रेखीय आवर्धन ऋणात्मक आ जाता है, और जब हमारा क्या रहा, आभास या सीधा करके आभासी करके हम प्रतिबिंब को बनाते हैं तो उसका रेखीय आवर्धन क्या हो जाता, धनात्मक हो जाता। अभी हम क्या करते हैं, इस यम के ऊपर, रेखीय आवर्धन के ऊपर हम क्या करते हैं, कंडीशन लगाते हैं, एक एक कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन क्या कहता है, पहला बताया जा रहा है कि यदि m बराबर 1 है, तो यदि m बराबर 1 कर दिया जाता है तो प्रतिबिंब की लंबाई और क्या समान हो जाएगी। किसके समान हो जाएगी, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के समान हो गई। देखिए कैसे, यहाँ लिखा गया ना, m बराबर लिखा गया, m बराबर किसके लिखा गया, m बराबर I बटे O लिख देते हैं। चलो ठीक है, I बटे O रख दिया ना। तो m के स्थान पर कितना हो जा रहा है, 1 हो जा रहा। I बटे O होगा कि नहीं होगा,
होगा ना। अब ये जाके इधर गुणा में हो जाएगा, तो ओ बराबर आई बटे ओ बराबर आई होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से क्या प्राप्त मिल रहा है, या क्या मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है कि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई आपस में बराबर है। तो यही चीज़ यहाँ लिखा जा रहा है। यही चीज़ क्या, अब बार बार नहीं करेंगे कि यार छोटा कब हो रहा बड़ा कब हो रहा, ठीक, वहाँ लिखा दे, निष्कर्ष में समझ जाएंगे, ठीक ना। तो यहाँ क्या बताया, यदि हम m का मान 1 रखते हैं तो प्रतिबिंब और वस्तु की लंबाई आपस में बराबर होता है। यदि m का मान 1 रखते हैं तो प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई आपस में बराबर हो जाती है। यहाँ देखिए, यदि m का मान 1 रखते हैं, 1 बराबर हो, तो क्या करते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के समान होगी। बोले प्रतिबिंब की लंबाई समान हो जाएगी, किसके समान होगी, वस्तु की लंबाई के समान हो जाएगी। यहाँ से निष्कर्ष देख सकते हैं। बात समझिए इतना, आगे बढ़ते हैं। अगर क्या कर दिया था, यम का मान क्या कर दिया, 1 से छोटा कर दिया, 1 से कम कर दिया था, तो प्रतिबिंब की लंबाई जो होती है वस्तु की लंबाई से कम हो जाती है। प्रतिबिंब की लंबाई क्या हो जाएगी, वस्तु की लंबाई से कम हो जाएगी। इसका मान कम कर दिया था, यदि यम का मान इससे छोटा 1 से कम कर दिया जाता है तो प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से कम हो जाती है या कम होगी, ठीक। निष्कर्ष यहाँ देख लेंगे, यहाँ से रख के मान हम क्या करेंगे, एक यम का मान क्या करेंगे हम लोग, कम रखेंगे, 1 से कम रखेंगे, 0 रख देंगे, 0 रखेंगे। उसके बाद 0 जब रखेंगे, यहाँ पर खाली मानने के लिए रख रहे हैं, अगर यहाँ हम 0 रख देते हैं, इसका मान इसमें ले जाके गुणा करेंगे, ये बताओ, ये वस्तु की लंबाई थी ना, वस्तु की लंबाई कम हो गई, मतलब खत्म हो गई, मतलब क्या हो गया, छोटा हो गया। तो यहाँ लिखाया भी गया है, क्या लिखा गया, यदि हम क्या करते हैं, यम का मान कम कर देते हैं, यम का मान 1 से छोटा कर देते हैं, तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या हो जाएगी, वस्तु की लंबाई से कम होगी। प्रतिबिंब की लंबाई क्या हो जाएगी, वस्तु की लंबाई से कम हो जाएगी। यहाँ तक सबको बात समझ आई। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्या बोलेंगे, यदि हम क्या करते हैं, यदि हम यम का मान बड़ा रखते हैं 1 से, यदि हम क्या करते हैं 1 से मान बड़ा रखते हैं, किसका मान 1 से बड़ा रखते हैं, हम बोलेंगे जो हमारा रेखीय आवर्धन है उस रेखीय आवर्धन का मान 1 से ज़्यादा रख देते हैं तब। तो क्या बोलेंगे, अधिक है तो प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी। प्रतिबिंब की लंबाई ज़्यादा हो जाएगी, वस्तु की लंबाई कम हो जाएगी। कब, जब हम बोलेंगे यम का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा तब। यदि यम का मान कम होगा तो प्रतिबिंब की लंबाई कम हो जाएगी वस्तु की लंबाई से, यही ना बताया जा रहा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक सबको समझा कि नहीं है। अभी चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ थोड़ा सा बताना था, बता देंगे अभी लास्ट में। क्या बताया जा रहा है कि जो लेंस है, लेंस, अब लेंस तो हम पूरा पढ़ चुके हैं, लेंस हम तो पूरा पढ़ चुके हैं। अच्छा, लेंस का सूत्र हम क्या पूछेंगे, अगर आपसे पूछा जाए लेंस का सूत्र क्या बताएंगे, तो बोलेंगे 1/f बराबर हो जाता है 1/v माइनस 1/u के, यही लेंस का सूत्र होता है। ये हमारा क्या होता है, लेंस का सूत्र होता है। इसी को हम बोलते हैं लेंस सूत्र बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, हम लोग लेंस सूत्र बोल देते हैं। तो कितना होता है, 1/f बराबर हो जाता है 1/v माइनस 1/u हो जाता है। ये किसका होता है, लेंस का सूत्र होता है, ठीक है ना। यहाँ तक बात समझेंगे। अभी ये इसका टॉपिक लास्ट चल रहा है। क्या बताया जा रहा है, लेंस के उपयोग में चलेंगे। अब लेंस का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, किस रूप में होता है, ठीक ना, कहाँ कहाँ होता है, किस रूप में होता है, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। अब बोलेंगे हम लेंस 2 पढ़े थे, लेंस हम 2 पढ़े थे, एक उत्तल लेंस पढ़े थे, एक अवतल लेंस पढ़े थे, एक उत्तल लेंस पढ़े थे, एक अवतल लेंस पढ़े थे। तो बोलेंगे कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, तो बोलेंगे अलग अलग लेंसों का अलग अलग प्रकार का यूज होता है, प्रयोग होता है, उपयोग होता है। जितने भी लेंस है, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, दोनों का यूज क्या होता है, अलग अलग तरीके से होता है, ठीक ना। यहाँ तक बात सुनेंगे। तो बोलेंगे लेंसों के उपयोग, तो लेंस का उपयोग क्या क्या बोल सकते हैं। पहला बताया जा रहा है उत्तल लेंस का उपयोग। उत्तल लेंस का उपयोग बोलेंगे, उत्तल लेंस का उपयोग दूरदृष्टि के निवारण में किया जाता है, ठीक है। अगर व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष हुआ है तो उसके निवारण में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। आगे दूसरा बोलेंगे सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी के निर्माण में भी किया जाता है उत्तल लेंस का उपयोग। उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ कहाँ, दूरदृष्टि के दोष के निवारण में किया जाता है और सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी के निर्माण में भी किया जाता है। यहाँ तक बात समझ में। चलते हैं अगला, अवतल लेंस का उपयोग जान लेते हैं। तो बोलेंगे अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष के निवारण में किया जाता है, निकट दृष्टि दोष के निवारण में किया जाता है। दूसरा बोलेंगे प्रकाश को फैलाने में किया जाता है, ठीक है। जैसे हम स्ट्रीट लाइट लगी होती है, स्ट्रीट लाइट
क्या करता, प्रकाश को फैलाता। जो ऊपर क्या लगाया था, कांच लगा लेते हैं, कांच लगा लेते हैं, कौन सा अवतल लेंस लगा लेते हैं, या बोलेंगे दर्पण ही लगा देते हैं, अवतल दर्पण लगा देते हैं, तो क्या होता, प्रकाश को फैला देता पूरा पूरा। तो यहाँ से बताया जा रहा है कि प्रकाश को फैलाने में पहला होता है अवतल लेंस का उपयोग, बता रहा निकट दृष्टि दोष के निवारण में, निकट दृष्टि के निवारण में बताया जा रहा, और क्या बताया जा रहा, प्रकाश को फैलाने में किया जा रहा। दो यूज यहाँ इसका हो गया, ठीक है ना। यहाँ तक सबको समझ आई ना।